हेलो गाइस, वेलकम टू टेक एजुकेशन। हम लोग मेटल कटिंग अभी स्टडी कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का। उसी चैप्टर में, उसी सिलेबस में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे टूल वेयर एंड टूल लाइफ की तरफ। टूल वेयर और टूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं VD⁴ n = कांस्टेंट पे, और इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट है कि फ्लैंक वेयर क्या होता है, क्रैटर वेयर क्या होता है। तो इसे हम लोग डिटेल में और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन भी डाला हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप कोशिश करना पहले वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, आफ्टर थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हिंट ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है टूल वेयर। टूल वेयर क्यों होता है या फिर टूल फेलियर क्यों होता है? देखो, अलग अलग तरीके के। एक तो क्रैटर वेयर होता है। क्रैटर वेयर होता है आपका रेक सरफेस पे। नेक्स्ट है फ्लैंक वेयर। फ्लैंक वेयर होता है आपका फ्लैंक सरफेस पे या फिर क्लियरेंस सरफेस पे। तो ये कितने टाइप का होता है? सबसे पहले तो आपने जब मेंटेनेंस भी पढ़ा होगा अपने जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, उसमें 2 तरह के मेंटेनेंस होते हैं, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव हम लोग करते हैं कि उसकी देख रेख करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहते हैं ताकि कोई ब्रेकडाउन ना आए। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं अगर सडनली कोई इंजन बंद हो गया या फिर कोई पार्ट्स वर्क करना बंद कर दिया हो तो फिर उसका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे टूल फेल्योर भी होता है, स्लो डेथ और एक सडन डेथ। इसे हम लोग कैटास्ट्रॉफिक डेथ भी बोलते हैं। तो स्लो डेथ क्या होता है? उसमें ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव वेयरिंग होगा रेक सरफेस पे और फ्लैंक सरफेस पे। तो ये हम लोग को दिख जाएगा, मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम, सपोज हमने टूल यूज करना स्टार्ट किया अभी कटिंग के लिए, तो 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आपको दिखेगा कि थोड़ा सा वियर होना स्टार्ट हो गया। जो जितनी फिनिशिंग आ रही थी पहले स्टार्टिंग में, उतनी फिनिशिंग अब नहीं आ रही सरफेस में। तो आपको पता चल जाएगा कि टूल में थोड़ा वियर हो रहा है। तो ये हो गया आपका स्लो डेथ। नेक्स्ट है सडन डेथ। आप टूल पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कंटिन्यूसली मशीनिंग करते जा रहे हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक, तो अचानक से टूल ब्रेक हो सकता है, या फिर उसका जो नोज होता है, नोज अचानक से उसका रेडियस जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर उसका जो टिप होगा नोज का वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या होता है, वर्कपीस तो पूरा का पूरा खराब हो ही जाता है और साथ ही साथ टूल भी टूट जाता है। तो उसे हम लोग सडन डेथ कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्री मेच्योर एंड ऑफ टूल, यानी कि जितना टाइम तक चलना चाहिए होता है उसके पहले ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने वेलोसिटी सपोज आपको देनी 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से, आप चला रहे हो उसे 120 मीटर पर मिनट के स्पीड से, तो ये इसकी रेंज से बाहर है ना। अब आप जरूरत से ज़्यादा स्पीड से चलाओगे तो टूल की लाइफ तो कम हो जाएगी ना। तो उसे आपको ध्यान में रखना है। उस तरह के जो डेथ होते हैं या उस तरह के जो टूल फेलियर होते हैं उसे हम लोग सडन डेथ या कैटास्ट्रॉफिक डेथ बोलते हैं। नेक्स्ट, जो फेलियर ऑफ टूल जो होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है इस केस में प्रेडिक्ट करना, क्योंकि सडन होता है। आप स्लो वाले प्रोग्रेसिव डेथ वाले को तो सोच सकते हो कि हाँ इसमें थोड़ा सा इसमें वेयर हो रहा है, तो इसे हम मेंटेन कर लेते हैं, टूल को थोड़ा ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा उसमें शाइनिंग आ जाएगा, थोड़ा सा एज उसका कटिंग एज सही हो जाएगा, तो उससे हमारी मशीनिंग अच्छी से हो जाएगी। लेकिन जो सडन डेथ होता है उसमें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे रहे, अचानक से टूल ब्रेक हो गया। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से, जो डक्टाइल मटेरियल का टूल होगा, और अगर ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा अगर आपका सिरेमिक का टूल हुआ, या फिर कोई ब्रिटल मटेरियल का टूल हुआ, या फिर Al2O3 का भी टूल आता है, ठीक है, या फिर आपका कार्बाइड का टूल आता है, इन सब में ब्रिटल फेलियर होगा। फैटिक फेलियर के कारण भी होता है, या फिर एज चिपिंग की वजह से भी होता है। नेक्स्ट है टूल वेयर। कितने तरह के होते हैं? 3 टाइप के मेनली होते हैं, फ्लैंक वेयर, क्रैटर वेयर और चिपिंग ऑफ द कटिंग एज। ये बहुत कम है, मतलब बहुत कम स्टडी करना है इसके बारे में। इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है। थोड़ा सा देखेंगे चिपिंग ऑफ कटिंग एज क्या होता है, ठीक है, लास्ट में। फ्लैंक वेयर के रीजन क्या क्या हो सकते हैं? एब्रेशन बाई हार्ड पार्टिकल्स। देखिए आपका वर्कपीस जो है वो काफ़ी हार्ड है और टूल जो आपका है वो उतना हार्ड नहीं है, वो थोड़ा सॉफ्ट है। तो जो हार्ड मटेरियल होता है वो क्या करता है, उससे हमें ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस पर जो स्क्रैचेज होते हैं, इंडेंटेशन होते हैं। हार्डनेस की डेफिनेशन क्या है? जो सरफेस पे इंडेंट करना मुश्किल है, जो जिस सरफेस पे स्क्रैच करना काफ़ी डिफिकल्ट है, वो ज़्यादा हार्ड है। जैसे ग्लास है और एक तरफ स्टील है, तो स्टील के सरफेस पे आप स्क्रैचेस कर सकते हो एक लिमिट तक, लेकिन ग्लास के सरफेस पे स्क्रैच करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो ग्लास ज़्यादा हार्ड होता है स्टील से। लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ग्लास से, ठीक है। तो आप स्ट्रेंथ क्या होता है, हार्डनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है, इन सब का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ द माइक्रो वेल्ड्स बिटवीन टूल एंड वर्क मटेरियल। देखिए जो आपका जैसे कटिंग टूल जो आपका यूज हो रहा है, सपोज एक वर्क पीस को आप मशीनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मशीनिंग करने के टाइम पे ये आपका चिप निकल रहा है और इस सरफेस से आपकी मशीन सरफेस ऑलरेडी फिनिश होकर निकल रही है। तो ये जो क्लियरेंस हम लोग गैप देते हैं, यही तो एंगल होता है ना, क्लियरेंस एंगल, जो हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो ये क्लियरेंस एंगल अगर धीरे धीरे कम होता जाएगा, सपोज ये मशीन होता जा रहा है और यहाँ का जो एज है आपका कटिंग टूल का वो धीरे धीरे वियर होता जा रहा है, तो ये वर्कपीस और टूल, ये टूल हो गया और ये वर्कपीस, इन दोनों के बीच में फिर लोकल वेल्डिंग स्टार्ट होने लगेगी। दोनों के बीच में एक तरह का एडहेसन होना, कोहेसन तो सिमिलर मटेरियल में होता है, एडहेसन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके
उसकी वजह से वेल्डिंग हो सकती है, माइक्रो वेल्ड्स हो सकते हैं। और जब वो वर्कपीस तो अपना ऑलरेडी निकल रहा है क्योंकि टूल आपका इस वेलोसिटी वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो वैसे ही उस वेल्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, और उस ब्रेक होने के साथ साथ जो मटेरियल लोकल वेल्ड हो चुका है हल्का सा, वो मटेरियल भी निकल जाता है बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से टूल और वर्कपीस दोनों हमारे खराब होते हैं। तो इसलिए फ्लैंक एंगल हम लोग जो देते हैं या क्लियरेंस एंगल देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सरफेस फिनिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नेक्स्ट है एवरेशन बाय फ्रेगमेंट्स ऑफ बिल्टअप एज प्लॉइंग अगेंस्ट द क्लियरेंस फेस ऑफ द टूल। देखिए बिल्टअप एज के बारे में मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जो मेटल कटिंग की जो थ्योरी की मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया है उसमें आप पार्ट 1 में देख सकते हो बिल्टअप एज क्या होता है। बिल्टअप एज की वजह से क्या होता है, जो आपका कटिंग एज जो होता है टूल का, उस वहाँ पे वेल्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, लोकल वेल्डिंग, और उसकी वजह से बिल्टअप एज का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से टूल की लाइफ तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारा जो चिप निकलता है उसमें चिप के साथ साथ जो हमारा बाद में जो ये मटेरियल वापस से इधर से फ्लो होकर निकलता है और ये मटेरियल वर्क सरफेस को जो फिनिश सरफेस है उसको डिटोरिएट करता है। इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाया, उस लेक्चर में देखना, वहाँ समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से बिल्टअप एज क्या होता है, इससे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, सब मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है लो कटिंग स्पीड पे फ्लैंक वेयर प्रीडोमिनेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्पीड कम होगी तो स्पीड कम होने की वजह से क्या होगा कि बिल्टअप एज की तरह ही है, कम स्पीड होगी तो जो वेल्ड होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है उनको वेल्ड होने के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है वो वेल्ड होता है और वहाँ से फिर जो हमारा जो भी प्लॉइंग होती है या फिर जो निकलते हैं माइक्रो वेल्ड्स जो होते हैं वो चिप के साथ और टूल और वर्कपीस के साथ जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वो वेल्ड फिर वहाँ से उखड़ कर निकल जाते हैं और वो टूल के मटेरियल को भी साथ में लेके निकल लेते हैं। तो लो स्पीड में क्या होता है कि इनको टाइम मिल जाता है अच्छे से वेल्ड होने के लिए, तो उस केस में फ्लैंक वेयर ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। तो हमें फ्लैंक वेयर खास ध्यान रखना पड़ता है लो स्पीड में। क्रेटर वेयर हाई स्पीड में ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, वो आगे डिस्कस करते हैं। देखिए एमआरआर अगर इंक्रीज होगा यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट अगर ज़्यादा होगा तो फ्लैंक वेयर भी इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट। फ्लैंक वेयर का क्या क्या इफेक्ट होता है। देखिए फ्लैंक वेयर डायरेक्टली आपका एक तो कंपोनेंट जो डायमेंशन प्रोड्यूस कर रहे हो आपका वर्कपीस का उसको ख़राब करेगा, क्योंकि आपका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आएगा बाद में, तो सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आएगा तो इस पर काफ़ी रफनेस आ जाएगा, उसके कारण उसका डायमेंशन जो जितनी एक्यूरेसी आनी चाहिए उतनी नहीं आएगी। नेक्स्ट फ्लैंक वेयर जो होता है वो मोस्ट कॉमनली टूल लाइफ को डिटोरेट करता है, मतलब टूल लाइफ आपका कम हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है फ्लैंक वेयर जो होगा टूल में ही होता है, क्रेटर वेयर भी टूल में ही होता है, तो उससे टूल लाइफ आपकी कम हो जाएगी। अब देखिए ये जो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया, ये वाला फिगर देखिए इसे ध्यान से, ये नोज है आपका, ठीक है, और ये आपका कटिंग टूल है। कटिंग टूल में क्या है कि ये सब तो खैर फीड डेप्थ ऑफ कट ये सब मैंने डिस्कस किया है, कौन सा फीड होता है कौन सा डेप्थ ऑफ कट होता है। तो ये आपका देखिए ये क्लियरेंस फेस है, ये जो आपको जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा, ये आपका क्लियरेंस फेस है, सॉरी फ्लैंक फेस है या क्लियरेंस फेस है। तो यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट कांटेक्ट आता है आपका मशीन सरफेस का, जिसके कारण हम लोग एक एंगल प्रोवाइड कराते हैं क्लियरेंस एंगल। तो जैसे जैसे वो एंगल कम होता जाता है या फिर मशीनिंग के साथ साथ क्या होता है कि देखिए ये टूल है आपका, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा ना यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है कटिंग टूल का। अब ये हम यहाँ पे एक नोज रेडियस देते हैं, नोज रेडियस की वजह से क्या होता है यहाँ थोड़ी सी स्मूथनेस आती है, जिसकी वजह से ये टूल का भी मटेरियल थोड़ा बहुत मशीन होता रहता है, बहुत कम लेवल पे होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा होता है, तो उसकी वजह से इसमें जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और इन दोनों के बीच में जो टच होने की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, मतलब टच होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो उस केस में यहाँ पे आपके फ्लैंक सरफेस पे फ्लैंक वेयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने फिगर में दिखा दिया है, ये क्रेटर वेयर है। क्रेटर वेयर हमेशा रेक सरफेस पे होता है, ये ध्यान रखना, हमेशा रेक सरफेस पे ही होगा, क्योंकि जब चिप निकलता है तो वो अपने साथ जो रेक सरफेस के टच में होता है वहाँ से मटेरियल को रिमूव करता रहता है धीरे धीरे, तो उसके कारण क्रेटर वेयर आते हैं। क्रेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो टूल होता है उस पर एक कुछ गड्ढे टाइप का शेप बन जाता है, क्योंकि चिप यहाँ से जब फ्लो होते हुए निकलता है ना, तो यहाँ पर भी लोकल वेल्डिंग होती है और ये वेल्डिंग के साथ साथ इसके मटेरियल को धीरे धीरे अपने साथ एटम्स के लेवल पे या मॉलिक्यूल्स के लेवल पे अपने साथ लेता जाता है चिप, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्रेटर एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, इसलिए इसे क्रेटर वेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका स्टेज होता है फ्लैंक वेयर के। देखो पहला ब्रेक इन रीजन जो कि आपका रैपिड इनिशियल वेयर होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। इसमें क्या होता है जैसे आपने एक टूल बनाया, नया टूल बनाया, तो नए टूल में तो काफ़ी चमक होगी, मतलब काफ़ी शाइनिंग होगा, काफ़ी इसके जो एज होंगे वो काफ़ी शार्प होंगे, जो कि एक अच्छे सरफेस फिनिश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये तो हमने एक नया टूल परचेज करके लाया मार्केट से, या फिर जो हमारे पास टूल था उसे ग्राइंड किया, उसे टूल बनाया। तो इसे अब क्या करें, इसे हम यूज कर रहे हैं। अब यूज़ करने के साथ साथ क्या होता है उसमें इनिशियली उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट रेट के साथ उसमें वेयर का ग्रोथ होता है, लेकिन एक लेवल तक होता है, क्योंकि जो मटेरियल ऊपर सरफेस पे होता है वो जल्दी जल्दी हट जाते हैं। उसके बाद एक लेवल आने के बाद एक इसका यूनिफॉर्म रेट हो जाता है, मतलब इस रेंज में हम लोग यूज कर सकते हैं इसको काफ़ी दिन तक। इसमें जो हमारा कटिंग टाइम होता है इसमें हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग इसी में यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेटिंग वेयर रेट। इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस किया एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद, एक पार्टिकुलर लेवल के बाद, तो उसमें टेम्परेचर
टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाता है काफ़ी वो, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें रैपिड वियर होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे मटेरियल ब्रेक भी हो सकता है। यहाँ पे आपका जो टूल है वहाँ पर पूरी तरह से वियर भी हो सकता है। तो ये फिगर बहुत ही ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है फ्लैंक वियर के स्टेजेस को डिस्कस करना। तो ये आपका प्राइमरी वियर स्टेज है, ये सेकेंडरी वियर स्टेज है और ये टर्सरी वियर स्टेज है। इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव एरिया होता है, ये टेम्परेचर इनसेंसिटिव होता है और ये रैपिड इनिशियल वेयर होता है, ये ब्रेक इन रीजन होता है। जो इनिशियली हम लोग नया टूल लाते हैं उस केस में यहाँ से यहाँ तक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेटर वेयर। क्रेटर वेयर होता है डिफ्यूजन की वजह से मेनली होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, दो मटेरियल में जो एटॉमिक लेवल पे दोनों में बॉन्डिंग होती है ना, डिफ्यूज कर जाते हैं मटेरियल एक दूसरे के बीच में, ठीक है। एक दूसरे का जो सेल होता है बना हुआ, एक दूसरे का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफ्यूज कर जाते हैं, उसकी वजह से ये क्रेटर वेयर आता है। देखो ये ज़्यादा कॉमनली होता है डक्टाइल मटेरियल में, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस चिप निकलता है। और इसमें क्रेटर वेयर जो होता है हमेशा रेक सरफेस पे होता है, ये भी मैंने बताया आपको। हाई स्पीड पे क्रेटर वेयर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि हाई स्पीड पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ये आपने 12th क्लास की थ्योरी में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होता है, तो उसकी वजह से क्रेटर वेयर भी ज़्यादा होते हैं। तो लो स्पीड पे फ्लैंक वेयर ज़्यादा डोमिनेट करेगा और हाई स्पीड पे क्रेटर वेयर ज़्यादा डोमिनेट करेगा। क्रेटर वेयर में टेम्परेचर इज द मेन रीजन एंड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन चिप एंड टूल मटेरियल। टूल और चिप के बीच में डिफ्यूजन होता है। टेम्परेचर जो होता है टूल का मैक्सिमम होता है कुछ डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप। मतलब देखिए जो आपका ये टूल टिप होता है ना, यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम नहीं होता है। चिप आपका हमेशा टच करके ऐसे निकलता है, ठीक है। मतलब यहाँ से टच तो करता है चिप यहाँ भी, लेकिन जो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था ये प्राइमरी शियर जोन होता है, ये सेकेंडरी शियर जोन होता है। तो सेकेंडरी शियर जोन में ज़्यादा हीट यहाँ पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से यहाँ से क्रेटर वेयर होता है। टूल के टिप पे क्रेटर वेयर नहीं होगा, हमेशा उसके सरफेस पे होगा। देखो क्रेटर वेयर जो है वो लीनियर इंक्रीज इन टाइम। हाँ, क्रेटर वेयर जो है आपका कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता रहेगा। मतलब अभी जितना हुआ थोड़ी देर के बाद फिर उतना होगा, फिर उतना होगा। मतलब लीनियरली वेरी करता है टाइम के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि अभी कम हो रहा है फिर अचानक से बढ़ जाएगा। जैसे फ्लैंक वेयर में क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में रैपिड ग्रोथ था, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेबल हो गया और फिर अचानक से रैपिड ग्रोथ हुआ। तो ये बीच में स्टेबल होता है, फिर रैपिड ग्रोथ 2 बार आता है। लेकिन क्रेटर वेयर में आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब यूनिफॉर्म वेयर होता है इसमें। ये भी MRR इंक्रीज करने के साथ साथ ये भी इंक्रीज होता है। क्रेटर वेयर हैज लिटिल और नो इन्फ्लुएंस ऑन कटिंग फोर्स, वर्कपीस टॉलरेंस और सरफेस फिनिश। क्रेटर वेयर आपका ज़्यादा हो या कम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्कपीस पे, उसके कटिंग फोर्स पे और सरफेस फिनिश पे। क्यों नहीं करता, क्योंकि क्रेटर वेयर जो आपका रहा वो रेक सरफेस पे हो रहा है। रेक सरफेस के कॉन्टैक्ट में कौन सा आपका वर्कपीस है क्या, नहीं, उसके कॉन्टैक्ट में आपका चिप है। चिप निकल रहा है, चिप तो हमारा यूजलेस है, हम तो चाहते हैं ये चिप निकले यहाँ से, और हमारा वर्कपीस तो फिनिश होकर इधर से निकल रहा है। तो वर्कपीस के लिए जो इफेक्ट करता है ज़्यादा वो फ्लैंक वेयर करता है। लेकिन जो चिप के लिए, चिप हमारा यूजलेस उसे तो हम चाहते हैं कि वो निकल जाए ताकि हमारा मटेरियल जितने डायमेंशन में हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। तो इसलिए क्रेटर वेयर जो होता है वो हमारे वर्कपीस के टॉलरेंस और उसके सरफेस फिनिश को कोई इफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वियर मैकेनिज्म है। देखिए 4 तरह के मेनली वियर होता है, एब्रेसिव, एडेसिव, डिफ्यूजिव और केमिकल। डिफ्यूजिव वियर हमने बताया कि एक दूसरे मटेरियल में डिफ्यूजन होता है। केमिकल ऑक्सीडेशन वियर आपका जैसे एक तरह का कोरोजन होता है। कोरोजन एक तरह का ऑक्सीडेशन वियर होता है। कोरोजन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो पार्टिकल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। जैसे आयरन के साथ जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का, तो वो जंग लग जाती है ना उसमें, तो उसको कोरोजन कहते हैं। दैट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन वियर। एडेशन होता है, एडेशन आपको पता है 2 सिमिलर टाइप के कंपाउंड है या मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में जो अपनी बॉन्डिंग होती है एडेशन, उसके कारण जो अगर मान लो टूल भी सेम मटेरियल का है, वर्कपीस भी सेम मटेरियल का है, तो इन दोनों के बीच में एक एडेसिव फोर्स होगा, एक एडेशन होगा, तो वो उन दोनों के बीच में लोकल वेल्डिंग के कारण वहाँ से जो वियर होगा वो एडेसिव वियर होगा। एब्रेसिव वियर क्यों होता है, एब्रेसिव वियर होता है एक पार्टिकल, एक आपका टूल सपोज हार्ड है या फिर टूल आपका सॉफ्ट है, वर्कपीस आपका हार्ड है, मतलब इन दोनों में से एक को सॉफ्ट एज्यूम कर लो, एक को हार्ड एज्यूम कर लो। तो जो हार्ड वाला होगा वो हार्ड वाला को स्क्रैच करना मुश्किल होगा, तो वहाँ से जो आपका एब्रेशन होगा, मतलब जैसे देखो अगर आपका वर्कपीस हार्ड है तो ये यहाँ से मटेरियल तो रिमूव कर ही देगा वर्कपीस से, लेकिन एब्रेजन भी करेगा। एब्रेजन क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में उससे मटेरियल को रिमूव करना, तो वो एब्रेसिव वियर कहलाएगा। मतलब अगर 2 अपोजिट प्रॉपर्टीज़ के मटेरियल है, मतलब एक सॉफ्ट है और एक, मतलब सिंपल ये समझ लो एक डक्टाइल और एक ब्रिटल है, तो उस केस में हमारा एब्रेसिव वियर होता है। क्रेटर वियर देखो आपको अभी मैंने बताया कि ये लिनियरली वेरी करता है, जैसे मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ ये आपका क्रेटर वियर भी इंक्रीज करता जाएगा। नेक्स्ट आपका चिपिंग ऑफ क्या होता है, ये 3rd टाइप का था। तो चिपिंग ऑफ क्या होता है कि ये फाइन क्रैक्स जो होते हैं ना वो कटिंग एज पे डेवलप हो जाते हैं, उसके कारण चिपिंग ऑफ होता है। चिपिंग ऑफ क्या होता है, मटेरियल जो होता है जो कटिंग टूल से जो एज होते हैं इस एज से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, इसको चिपिंग ऑफ करते हैं। क्रैक्स क्या होता है, हाँ ये ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपके क्रैक्स होते हैं ना, क्रैक्स पे इन्फिनाइट कंसंट्रेशन होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपने मशीन डिजाइन में पढ़ा होगा। तो जहाँ भी क्रैक्स होते हैं, जैसे ये एक बॉडी है और यहाँ पर एक छोटा सा भी क्रैक है ना, तो यहाँ पे इन्फिनाइट कंसंट्रेशन होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप इस साइड में फोर्स लगाओ और एक इस साइड में फोर्स लगाओ, तो हमें पता है जब भी क्रैक्स
के पैरेलल अगर हम फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जितना मटेरियल जितना स्ट्रेंथ पहले था अभी उतना ही होगा। लेकिन जैसे आप क्रैक्स के परपेंडिकुलर में फोर्स लगाओगे ये तुरंत इस पॉइंट के बाद से फट जाएगा या फिर इस पॉइंट के बाद से ब्रेक हो जाएगा। तो ये होता है इन्फिनाइट कंसंट्रेशन। इसे आप पढ़ोगे डिटेल से मशीन डिजाइन में। टूल मटेरियल जो होता है बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है, उस केस में आपका चिपिंग ऑफ होता है। फिर वीक डिजाइन ऑफ टूल, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेक एंगल। पॉजिटिव रेक एंगल हम लोग क्यों देते हैं? ताकि कटिंग फोर्स हमारा कम हो जाए, लेकिन कटिंग फोर्स कम होने की वजह से हमारा क्या होता है, टूल वीक हो जाता है। देखो जैसे हमारा क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस एंगल तो हमने फिक्स कर दिया। अब कटिंग टूल, अब इसका रेक एंगल हम ये दे सकते हैं, ये हमारा वर्टिकल है, ठीक है, ये रेक एंगल दे सकते हैं या फिर ये रेक एंगल दे सकते हैं। अब हमने ज़्यादा रेक एंगल दे दिया तो उससे क्या हुआ, टूल की जो ये लीप एंगल ये तो कम हो गया ना, पहले लीप एंगल इतना था अब इतना है, तो टूल जो कमजोर हो गया। अब जो हीट डिसिपेशन होगा वो भी कम होगा क्योंकि इसको एरिया कम मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम मिल रहा है, पहले वॉल्यूम ज़्यादा मिल रहा था। तो एज ए रिजल्ट क्रैक दैट इज ऑलरेडी इन टूल, या फिर टूल में अगर ऑलरेडी एक क्रैक है उसकी वजह से भी चिपिंग ऑफ हो सकता है। फिर एक्सेसिव स्टैटिक और शॉक लोडिंग ऑफ द टूल, अगर टूल में बहुत ज़्यादा स्टैटिक लोड पड़ रहा है या शॉक लग रहा है, जैसे आपका वर्कपीस बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो हार्ड वर्कपीस के लिए आपने अचानक से स्टार्टिंग में जैसे क्या करते हैं हम लोग, पहले स्पीड कम देते हैं फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज करेंगे लेथ मशीन में। अब आपने अचानक से स्पीड ज़्यादा दे दी और सडनली आप जाकर के उसे वर्कपीस में जाकर टच करा दिए टूल को, तो उसके कारण सडन शॉक लग सकता है टूल को, उसके कारण भी ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट है नॉच वेयर। नॉच वेयर क्या होता है? नॉच वेयर ऑन द ट्रेलिंग एज इज टू ए लार्ज एक्सटेंट ऑन ऑक्सीडेशन वेयर मैकेनिज्म। नॉच वेयर भी एक तरह का ऑक्सीडेशन वेयर मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, वेयर द कटिंग एज लिफ्ट द मशीन वर्कपीस मटेरियल इन द फीड डायरेक्शन। जो आपका फीड डायरेक्शन होता है, ये आपका जैसे कटिंग टूल है और ये आपका वर्कपीस से चिप निकल रहा है, तो ये फीड डायरेक्शन इस तरफ हो गया ना, तो इस डायरेक्शन जो मटेरियल निकलता है वो नॉच वेयर के थ्रू निकलता है, उसे हम लोग नॉच वेयर कहते हैं। बट एब्रेशन एंड एडेशन वेयर इज इन ए कंबाइंड इफेक्ट कैन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ वन और सेवरल नॉचेज। देखिए एब्रेशन भी वही करता है। एब्रेशन क्या करता है, मैं आपको बताया था, छोटे छोटे माइक्रो चिप्स के फॉर्म में पार्टिकल्स निकालना एब्रेशन हो गया, और एडेशन हो गया सिमिलर पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है एडेशन, उसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं, और उनके बीच में जो वियर होगा उन दोनों की वजह से जो अपनी लोकल वेल्डिंग वगैरह होगी उसके कारण एडेशन वियर होगा। तीन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसके कारण भी नॉचेज वियर हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कटिंग टूल के कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डिस्कस किया हुआ है। इसमें क्या है, देखो जो हमारा कटिंग टूल है उसका हार्डनेस ज़्यादा होना चाहिए एट हाई टेम्परेचर। मतलब हमने एक रिफ्रैक्ट्रीनेस पढ़ा था ना, रिफ्रैक्ट्रीनेस में क्या होता है, जैसे स्टोन है, स्टोन का हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है और इसे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी हम लोग डील कर सकते हैं, तो उस तरह का हार्डनेस होना चाहिए हमारे कटिंग टूल का, क्योंकि ये टूल लाइफ ज़्यादा इंक्रीज करेगा और हायर कटिंग स्पीड पे भी हम लोग वर्क कर सकते हैं। टफनेस ज़्यादा होना चाहिए। टफनेस ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो इम्पैक्ट को सस्टेन कर लेगा। टफनेस जैसे देखो स्टील या एल्युमिनियम की एक आप वायर ले लो, एक कागज़ का टुकड़ा ले लो, ठीक है, तो कागज़ के टुकड़े को आप कितना भी हवा में ऐसे ऐसे घुमाते रहो, हवा में जैसे हम लोग पेज को हवा में ऐसे ऐसे करते हैं ना, जैसे ये फ्लो कर रहा है, तो ऐसे कागज़ को आप इतना कर दो, फिर एक बार मोड़ दो, फिर ऐसे फैला दो, फिर मोड़ दो, फिर फैला दो, तो उससे क्या होगा, कागज़ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सिमिलरली आप एल्युमिनियम के वायर को एक बार ऐसे ऐसे बेंड कर दो, फिर स्ट्रेट कर दो, और फिर एक बार ऐसे बेंड कर दो, देखना आप यहाँ से क्रैक हो जाएंगे और ये एल्युमिनियम का वायर टूट जाता है, क्योंकि इसमें टफनेस नहीं है और कागज़ में आपकी टफनेस ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम में टफनेस कम है और विथ रिस्पेक्ट टू पेपर, ठीक है, ये ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ क्या है, हार्डनेस क्या है और टफनेस क्या है, इस पर आपको अच्छे से कमांड होनी चाहिए, तीनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, मैं इस पर एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी बना दूंगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। एक बुक में जाकर पढ़ लेना क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे, मैं लेक्चर बना दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट है वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। वियर रेजिस्टेंस होने से क्या होगा कि हम उस टूल को ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि देखो हम फ्लैंक वेयर, क्रेटर वेयर जो भी होता है उसी की वजह से तो टूल को हम रिमूव करते हैं और दूसरा टूल यूज करते हैं, फिर ग्राइंडिंग करके फिर उस टूल को दोबारा यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा वियर रेजिस्टेंस है, टूल हमारा वियर कम हो रहा है, तो हम उस टूल को ज़्यादा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेबल मैन्युफैक्चरेबल, मतलब कि इजिली टूल को हम बना सके। अब टूल हमें बनाना है, उससे बना ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से बन रहा है, तो उस टूल का भी मतलब काफ़ी महंगा हो गया ना एक तरह से, कि इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो टूल भी एक तो कॉस्टली हो जाएगा, फिर सब लोग उसे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे। तो टूल ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली मैन्युफैक्चरेबल भी हो, ठीक है, ताकि हम उसे इजीली यूज़ भी कर सकें। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें रिक्वायरमेंट होती है कटिंग टूल के लिए। नेक्स्ट है टूल लाइफ। टूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भर भर के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। टूल लाइफ किस चीज़ पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि टूल लाइफ क्या होगा, क्योंकि देखो आप वेलोसिटी आप दे दो, वेलोसिटी एक वेलोसिटी पे 30 मीटर पर सेकंड पे आपने टूल चलाया, ठीक है, कटिंग टूल चलाया, तो ये सपोज 60 मिनट में आपका टूल ब्रेक हो गया। अब आपने 60 मीटर पर मिनट के स्पीड से चलाया, तो ये आपका मान लो कि 10 मिनट में ही आपका ब्रेक हो गया। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि टूल की लाइफ क्या होती है, तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो हमने हमारे पास ये 5 क्राइटेरिया है, 5 में से किसी भी एक को ले लो। सपोज एक्चुअल कटिंग टाइम ऑफ फेलियर, मतलब हमने एक स्पीड फिक्स कर दी।
अब जितने टाइम तक टूल चल रहा है, जब तक कि वो फेल ना कर जाए, तो वो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टूल लाइफ है। या फिर एक वर्कपीस लो जिससे हमारे मटेरियल रिमूव करना है, उसमें वो कितना वॉल्यूम का मटेरियल रिमूव किया, मतलब MRR जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कितना वॉल्यूम मटेरियल वो रिमूव किया कितने टाइम में, और उतने टाइम में वो टूल में वियर हो जाना चाहिए ताकि वो टूल दोबारा यूज ना हो। तो वहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि ये इसका टूल लाइफ हो गया। या फिर अगर हमने एक टूल लिया, ठीक है, अब टूल को हम यूज कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, सब हमने 10 पार्ट बना लिए, मतलब कि कोई वर्कपीस बनाना है तो 10 जॉब हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वो टूल खराब हो गया या फिर उसमें इतना वियर हो गया कि अब हम 11th पार्ट नहीं बना सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारा टूल लाइफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली इसी तरह से कटिंग स्पीड फॉर ए गिवन टाइम, एक टाइम हमने फिक्स कर दिया कि हमें 10 सेकेंड तक, हमें 10 मिनट तक टूल लाइफ हमारी है, अब 10 मिनट तक में हमें चलाना है, तो कितनी मैक्सिमम स्पीड हम यूज़ कर सकते हैं। 30 मीटर पर मिनट से चला रहे हैं तो देख रहे हैं कि 20 मिनट चल रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं हमें 10 मिनट ही चलाना है, तो हम इसे 40 मीटर पर मिनट की स्पीड से चलाएं तो देखेंगे कि 10 मिनट तक ये चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह एक क्राइटेरिया ये है कि हमारा टूल लाइफ 10 मिनट्स हो सकता है इस स्पीड पे। फिर लेंथ ऑफ वर्क मशीन, कितने लेंथ का वर्क पीस एक हमें मिल गया, उस लेंथ का हमें टर्निंग करना है सपोज, तो टर्निंग करते हुए इस एंड से इस एंड तक आना है, तो उसमें कितना टाइम लगा है और क्योंकि टाइम उसी बेसिस पे लगेगा ना, जितना फीड देंगे, अब फीड कम देंगे अधिक देंगे तो उसके बेसिस पे हमारा टूल लाइफ डिसाइड हो सकता है। तो ये एक तरह का क्राइटेरिया है, आप किसी को भी एक एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो लोगों ने डिस्कस किया, जिन्होंने भी ये थ्योरी दी है, टेलर जी ने ये थ्योरी दी है, तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया V(T)(n) इज कांस्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं फ्लैंक वेयर पे जाऊंगा क्योंकि क्रेटर वेयर तो हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं, वो चिप के साथ निकल रहा, तो निकलने तो चिप से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो हमारा जो सरफेस मशीन हो रहा है, हम जिस काम के लिए अपना टूल यूज कर रहे हैं, टूल हमारा यूज हो रहा है मशीनिंग के लिए, तो हमारा जो मशीन सरफेस जो इधर से सरफेस फिनिश होकर के अच्छे से निकल रहा है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो वो डिपेंड करता है हमारा फ्लैंक वेयर पे, अगर फ्लैंक वेयर ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये मशीन को सरफेस फिनिश अच्छा नहीं मिलेगा, तो हम फ्लैंक वेयर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो टेलर जी ने एक इक्वेशन दिया V(T)(n) इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या है, इसमें भी जो है कटिंग स्पीड है हमेशा मीटर पर मिनट में लेना है, एग्जाम में कभी कभी मीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में दिया रहता है, उसको कन्वर्ट करके मीटर पर मिनट में ही लेना है, ध्यान रखना। टी हमेशा टाइम मिनट में लेना है। अब देखो आप यहाँ पे ये मत कर देना कि एग्जाम में आपने मीटर पर आवर में ले लिया और यहाँ पर टाइम भी आवर में ले लिया, ऐसा मत करना, क्योंकि ये सी पे भी डिपेंड कर रहा है, एन पे भी डिपेंड कर रहा है। एन हमें पता नहीं है 1 है कि 2 है कि 3 है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, हमेशा मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लेना और टाइम को भी मिनट में कन्वर्ट कर लेना है। एन जो है आपका एक्सपोनेंट है, जो टूल मटेरियल पर डिपेंड करता है, आपका कौन सा टूल है, कार्बाइड के लिए अलग होगा, HSS के लिए अलग होगा। ये देखिए नीचे मैंने कुछ वैल्यू भी दे रखे हैं। एन जो होता है वो 0.08 से वो 0.2 होता है HSS के लिए। इसी तरह मैंने कास्ट एलॉय, कार्बाइड टूल और सिरेमिक के लिए दे रखा है। ये NTPC के एग्जाम में एक बार आया था, इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। NTPC जो पहले एग्जाम लेती थी ना अपना अलग से, तो उसमें इसने वैल्यू नहीं दे रखा था, केवल बोल दिया था सिरेमिक टूल है, तो वहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए था। नेक्स्ट है गेट के लिए, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, गेट में आपको सारी वैल्यू दी रहेगी, लेकिन सिविल सर्विसेज और इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एटलीस्ट ये 3 वैल्यू ऊपर की याद रखो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है और उसमें वैल्यू नहीं दी रहेगी, आपको सीधा इक्वेशन पे पुट करना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। फिर सी जो आपका कांस्टेंट है, जो टूल और वर्क मटेरियल और कटिंग कंडीशन पर डिपेंड करे। कटिंग कंडीशन का क्या मतलब है, मतलब आप लुब्रिकेंट यूज कर रहे हो या फिर कोई कूलिंग वाटर या कूलिंग ऑयल यूज कर रहे हो, जिसके कारण टूल लाइफ हम इंक्रीज करना चाहते हैं। आपका टूल एंड वर्क मटेरियल का कंडीशन कैसा है, दोनों में कहीं एडहेसिव फोर्स डोमिनेट तो नहीं कर रहा है या कोहेसिव फोर्स तो डोमिनेट नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया V(T)(n) इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट का भाई टेलर जी ने बोला कि मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा। उन्हें लगा कि केवल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है हमारा कटिंग टूल लाइफ, फीड पे भी डिपेंड करता है और डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करता है। तो उन्होंने एक नया इक्वेशन दिया V(T)(n), तो एज इट इज था, उसमें F(a) इंटू D(b) इज इक्वल टू कांस्टेंट, इतना उन्होंने ऐड कर दिया F और D का। अब उन्होंने देखा कि देखते हैं कि किस पे कितना डिपेंड करता है, तो उन्होंने इससे क्या किया, T को एज इट इज रहने दिया और बाकी सब वैल्यूज को इधर ले आए। C(1/n), V(1/n) और F(a/n), D(b/n). अब a/n को 1/n1 और b/n को 1/n2 लिख दिया। अब हमने देखा जो भी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल में देखा कि 1/n की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है 1/n1 से और 1/n1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही है 1/n2 से। तो यहाँ से हमें एक कंक्लूजन निकल जाता है कि 1/n की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि v पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, उसके बाद n1 है यानी कि F पे ज़्यादा डिपेंड करेगा और उसके बाद D पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है ना वो VFD इसलिए लिखा है ताकि आपको याद भी रहे। अब देखो एग्जाम में ये भी आया है, गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है कि जो टूल लाइफ है वो सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी, फीड, डेप्थ ऑफ कट या फिर टूल मटेरियल, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
या फिर नन ऑफ दिस दिया रहेगा, टूल मटेरियल ऑप्शन, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे हम लोग, नन दे रखा है, ठीक है, नन ऑफ दिया। तो सबसे ज़्यादा आपका वी पे डिपेंड करेगा, देन फीड पे, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट पे। ये आपको ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं ये डिस्कस कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है टूल लाइफ कर्व। ये देखिए जो आपका टूल लाइफ है ये टी है मिनट में, और ये आपका कटिंग स्पीड है मीटर पर मिनट में। तो ये डिफरेंट स्पीड पे जो टूल लाइफ की जो वैल्यू होगी वो हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, सिरेमिक के लिए, कार्बाइड के लिए, कास्ट एलॉय के लिए और हाई स्पीड स्टील के लिए। ये जो कर्व आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली नहीं है, ये आपके थोड़े से ये हाइपरबोलिक है, ठीक है। हाइपरबोलिक का यहाँ पर स्ट्रेट लाइन इसलिए दिख रही है क्योंकि इनका जो स्लोप का जो चेंज होता है ना वो काफ़ी नेग्लेजिबल होता है, लगभग स्ट्रेट लाइन के जैसा आता है, इसलिए यहाँ पर इस तरह आ रहा है। हम इसको ड्राइव भी करेंगे मैथमेटिकली, अब पता चल जाएगा कि क्यों स्ट्रेट लाइन दिखा है। देखो ये आपका टी मिनट है और ये वेलोसिटी है, तो हमने ये तो अलग अलग मटेरियल के लिए, टूल मटेरियल के लिए किया है, लेकिन अगर अलग अलग सी की वैल्यू करिए यानी कि कटिंग कंडीशन के लिए अलग अलग करेंगे तो कटिंग कंडीशन के लिए आपका स्ट्रेट लाइन आया है ये, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, ये भी हाइपरबोला है थोड़ा सा, ये हाइपरबोला है, लेकिन इसका स्लोप का चेंज होता है काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट है हमने क्या किया कि v और t का तो रिलेशन हमें पता है, v t टू दी पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन हमने इसे क्या किया लॉग के टर्म में लिख दिया, लॉग v इंटू लॉग टी। तो यहाँ से तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, कैसे आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा मैथमेटिकली इसको प्रूव करके। तो HSS का, कार्बाइड का, सिरेमिक का, और आइडियल केस में टूल का ये होगा। आइडियल केस का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप कितना भी स्पीड इंक्रीज कर दो कटिंग टूल लाइफ जो है वो आपका वही रहेगा, कितना भी स्पीड पे यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये आइडियल केस हो गया। नेक्स्ट मैथमेटिकली देखो हमने ये देखा वी टी टू दी पावर कॉन्स्टेंट, वी टी टू दी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हाइपरबोलिक है, ये इक्वेशन से आपको दिख रहा है। इसको हमने क्या क्या डिफरेंशिएट कर दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन में देखो क्या होगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि सी जो कॉन्स्टेंट है पॉजिटिव आएगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव आएगा, एन एक्सपोनेंट है वो भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो यानी कि स्लोप नेगेटिव हो गया, तो स्लोप नेगेटिव यानी कि आपका कर्व ऐसे होगा ऐसे होगा, यानी कि स्लोप नेगेटिव वाला होगा। उसके बाद इसको मैंने लॉग दोनों साइड ले लिया, तो ये आपको पता है लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, वहाँ से कर दिया। लॉग ए टू दी पावर एन जो होता है वो एन इंटू लॉग ए होता है, वहाँ से ये आ गया। अब इसको मैंने लॉग बी इक्वल टू माइनस एन लॉग टी प्लस लॉग सी कर दिया। अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर सकते हैं, m आपका स्लोप हो गया माइनस एन और x आपका लॉग टी, यानी कि लॉग के मैंने टर्म में इसको लिया है। तो अब ये जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, अब जो आएगी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन होगी विथ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, आगे है आपका इफेक्ट ऑफ रेक एंगल ऑन टूल, यानी कि रेक एंगल का टूल पे क्या इफेक्ट आता है। अब देखिए रेक एंगल आपका है बहुत ज़्यादा, तो उससे क्या होता है आपका पता है कि कटिंग फोर्स आपका डिक्रीज हो जाएगा, सीयर एंगल इंक्रीज कर जाएगा, और इसके कारण क्या होगा आपका जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, यानी कटिंग फोर्स कम हो जाएगा और पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। इसकी वजह से टूल की लाइफ जो होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रेक एंगल। रेक एंगल को अगर इंक्रीज करें तो इससे क्या होगा, लिप एंगल कम हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि एक सपोज फ्लैंक एंगल तो हमने फिक्स कर दिया, क्लियरेंस एंगल। अब रेक एंगल कितना रख रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा पता चलेगा ना लिप एंगल क्या है। तो लिप एंगल क्या है ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो लिप एंगल क्या है वो हमें पता चलेगा, लिप एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना टूल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और हीट का डिसिपेशन भी उतना अच्छा होगा। तो इसमें क्या होगा, अगर लिप एंगल, अगर रेक एंगल हम इंक्रीज करते हैं तो लिप एंगल डिक्रीज कर जाएगा और पुअर ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर भी कम होगा, जिसके कारण टूल की लाइफ कम हो सकती है। इसलिए हम लोग एक ऑप्टिमम रेक एंगल की वैल्यू लेते हैं 14 डिग्री, बहुत सारे टूल के लिए हम लोग लेते हैं, ये ऑप्टिमम वैल्यू है, ठीक है। याद नहीं रखना, मतलब अगर दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये देखो इसमें क्या है, मैंने रेक एंगल पे टाइम पे मैंने कर्व ड्रॉ किया है। इसमें क्या है कि आपका एक पार्टिकुलर टाइम तक तो एक रेक एंगल जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो टूल की लाइफ बढ़ेगी, लेकिन इसके बाद फिर आपकी जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे तो टूल की लाइफ कम होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपकी टूल की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जा रही है, क्योंकि लिप एंगल कम हो जा रहा है। तो उसकी वजह से ये जो एंगल आ रहा है हमारा ये 14 डिग्री के लगभग आता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल ऑन टूल। क्लियरेंस एंगल होता है जिसके कारण अगर आपने रिड्यूस कर दिया क्लियरेंस एंगल तो उसके कारण क्या होगा, फ्लैंक वेयर मतलब क्लियरेंस एंगल आपने इंक्रीज कर दिया तो आपका मशीन सरफेस और टूल के बीच का जो कनेक्शन होगा वो ज़्यादा बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वियर कम होगा, क्योंकि जितना कम आप फ्लैंक एंगल रखोगे उतना ज़्यादा चांसेस है इन दोनों के टच होने के, और जितना ज़्यादा रखोगे उतना कम चांसेस है, तो उसके कारण फ्लैंक वियर कम होगा। और ये आपका क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप क्लियरेंस एंगल रखोगे तो कटिंग एज भी आपका कमजोर होगा, क्योंकि देखो एक बार आपने रेक एंगल फिक्स कर दिया, उसके बाद अब आप इतना फ्लैंक एंगल रखोगे तो आपका टूल की स्ट्रेंथ इतनी एंगल के अकॉर्डिंग ये लिप एंगल रहेगा। अब आप फ्लैंक एंगल और ज़्यादा दोगे फिर आपका मटेरियल इतना ही रहेगा, तो इसकी स्ट्रेंथ भी तो कम होगी ना, तो उससे आपका कटिंग एज का स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन ऑप्टिमम वैल्यू हम लोग 8 डिग्री रखते हैं, 8 डिग्री रखते हैं HSS के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए, और 5 डिग्री रखते हैं कार्बाइड टूल के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ वर्कपीस ऑन टूल लाइफ। तो टूल लाइफ पे आपका वर्कपीस का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, अगर हार्ड वर्कपीस है आपका तो उसके कारण क्या होगा, उसका माइक्रो कंस्टिट्यूएंट जो होगा मैट्रिक्स का वो ज़्यादा हार्ड होगा, जिसके कारण आपका टूल लाइफ कमजोर हो सकता है, टूल लाइफ कम हो सकता है। क्योंकि हार्ड पार्टिकल को अगर आप मशीन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका टूल जो है वो ज़्यादा डिटोरिएट होगा, काफ़ी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके अगर ग्रेन साइज ज़्यादा वर्कपीस का तो टूल लाइफ बेटर होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेन साइज जो ज़्यादा होता है, यानी कि अगर ग्रेन साइज ज़्यादा है तो आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा है ना कि ग्रेन साइज बड़े है, इसका मतलब मटेरियल जो है वो सॉफ्ट है, डक्टाइल मटेरियल है, उसके ग्रेन साइज ज़्यादा बड़े होते हैं। और जो हार्ड मटेरियल होता है उसके ग्रेन साइज छोटे होते हैं। अगर नहीं पता है तो मटेरियल साइंस का मेरा लेक्चर बना हुआ है इसी चैनल पर, आप उसे देख सकते हो। इसमें क्या होता है, देखो ये आपका सपोज ये कटिंग टूल है, ये आपका लेंथ ऑफ कट है इतना, ये टूल जो है आपका वो वर्कपीस के साथ इंगेज हो गया, तो इसे हम लोग इंगेज लेंथ बोलते हैं और इसे एरिया ऑफ कट बोलते हैं, इस एरिया को जिससे वो टूल के साथ वर्कपीस जो है कॉन्टेक्ट में है। एक टर्म आता है चिप इक्विवेलेंट। ये क्या होता है? ये होता है चिप इक्विवेलेंट होता है इंगेज कटिंग एज लेंथ, जो आपका ये इंगेज लेंथ मैंने अभी आपको दिखाया, डिवाइडेड बाय प्लेन एरिया ऑफ कट। ये एरिया ऑफ कट जो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। आपको अगर एग्जाम में ये आएगा तो दोनों वैल्यू दी रहेगी, बस रेशियो निकालना है। मतलब आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि चिप इक्विवेलेंट क्या होता है। ये आपको यूज किया जाता है कंट्रोलिंग द टूल टेम्परेचर, मतलब टूल टेम्परेचर को कम करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा हीट जनरेट ना हो। अब देखिए, साइड कटिंग एज एंगल इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है कि ये लेंथ ऑफ इंगेज कटिंग एज को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि साइड कटिंग एज एंगल आपको पता है, जो आपका ये जो एंगल होता था यहाँ पर, जो ये आपका वर्क पीस है सपोज, तो इसके साथ ही डायरेक्टली अटैच होता था ना ये, तो यहाँ पर जो एंगल बनाता था ये, तो इसके साथ हम लोग क्या बोलते थे कि ये एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और एक ये एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास। तो वो एंगल डायरेक्टली इफेक्ट करता है कटिंग एज लेंथ को, कि कितना एज लेंथ होगा। अब देखो ये आपका अभी इतना इंगेज है, अब मैं ये एंगल कम कर दूँ तो ये इंगेज लेंथ कम हो जाएगा ना, यहीं तक इंगेज रहेगा। तो वो कितना लेंथ इंगेज रहेगा वो डिपेंड करेगा आपका साइड कटिंग एज एंगल पे। तो उसके कारण चिप इक्विवेलेंट भी चेंज करता है, जिसके कारण अगर आप साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज करते हो तो चिप इक्विवेलेंट भी इंक्रीज करेगा। तो हम चाहते हैं कि इसे ऑप्टिमम रखें, जितना ज़्यादा चिप इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो टूल की लाइफ को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं चिप इक्विवेलेंट एक ऑप्टिमम तक रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखेंगे इसका मतलब हमें साइड कटिंग एज एंगल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है ना, हम बहुत ज़्यादा तो नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये हम बिना कटिंग फोर्स को चेंज किए हम साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करके चिप इक्विवेलेंट को वेरी करवा सकते हैं। इसके कारण क्या होता है कि अगर आपने सपोज नोज रेडियस इंक्रीज किया है, नोज रेडियस इंक्रीज करने से भी क्या होता है कि आपका चिप इक्विवेलेंट वेरी चेंज होगा और ये ज़्यादा इंक्रीज करेगा चिप इक्विवेलेंट। नोज रेडियस इंक्रीज करेंगे तो चिप इक्विवेलेंट भी इंक्रीज होगा, तो इसके कारण क्या होगा, आपका टूल लाइफ भी इंप्रूव होगा। ये तो था टोटल थ्योरेटिकल पार्ट। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने दे रखा है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पहले वीडियो को पॉज करके आप दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ से हेल्प ले सकते हो। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं इसे शॉर्ट में बताऊँगा आपको। देखो पहले तो कोशिश करना है सॉल्व, देखो जो भी डाटा पहले दिया हुआ है ना उसे पहले लिखने की कोशिश करना। आपकी टूल लाइफ दे रखी है 1 आवर, तो T1 आप 60 मिनट, हमेशा मिनट में और मीटर पर मिनट में रखना, ये याद रखो। फिर टर्निंग कैरिड आउट एट इतना, यानी कि V1 दे रखा है 30 मीटर पर मिनट। टूल लाइफ जो आपकी रिड्यूस हो गई है 2 मिनट, यानी कि जो T2 है वो 2 मिनट हो गया। रिड्यूस 2 और रिड्यूस बाय में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो रिड्यूस 2 का मतलब है, ये एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन पैदा करते हैं लोग जानबूझ के। रिड्यूस 2 में क्या है कि इतना मिनट हो गया फाइनल, अगर रिड्यूस बाय करता ना तो उसमें हम 60 में 2 मिनट कम करके 58 मिनट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कटिंग स्पीड क्या किया हमने, डबल कर दिया, V2 जो होगा वो 2V हो गया। तो हमें क्या करना है, सुटेबल RPM निकालना टर्निंग के लिए इतना डायमीटर का, सो दैट टूल लाइफ इज 30 mm। तो हमें डायमीटर दे रखा है 300 mm। अब देखो सब कुछ तो दे रखा है यार। अब यहाँ से देखो आपके पास 2 वैल्यू है, 30 mm, V1 पता है, V2 पता है, T1 पता है, T2 पता है। तो आप Vt⁴n इज इक्वल्स टू V1 T1, यहाँ से V2 T2⁴n, यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, दोनों साइड लॉग लॉग ले लो, n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको RPM दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो टाइम आपको 30 मिनट दे रखा है, तो 30 मिनट के बेसिस पे आपके पास n आ गया है, तो n निकाल लो। अब n की वैल्यू पुट करना है इसमें, V1 T1⁴n इज इक्वल्स टू C, तो C की वैल्यू आ जाएगी। तो C की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब T आपको पता है तो यहाँ से V निकल जाएगा, V3। ठीक है, V3 निकल गया। अब V3 क्या हो जाएगा, पाई dn, तो D आपको पता है, पाई तो पता ही है 3.14, तो n आपका निकल जाएगा कितने RPM तक चलेगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 36.66 RPM। अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए आ गया, अगर नहीं आ रहा तो बताइए, मैं इस पर अच्छे से सॉल्व कर दूंगा आपके सामने। ठीक है, अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, IS 1999 में आ चुका है। देखो मैं पुराने क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ना, नए क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। पुराने ले रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत जान होती है। पुराने क्वेश्चन में क्या है, आपको सारा कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाता है, इसलिए मैं सवाल लेता हूँ। अब देखो HSS का टूल दे रखा है, इसमें 60 मिनट टूल लाइफ दे रखा है, तो T1 आपके पास पता है 60 मिनट।
नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग कंडीशन दे रखा है भी टी टू द पावर 0.13 ये पावर में, ठीक है, इंटू एफ टू द पावर 0.6 इंटू डी टू द पावर 0.3 इक्वल्स टू सी। अब आपका वेलोसिटी भी दे रखा है कितना है 40 मीटर पर मिनट, एफ दे रखा है, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे आएगी इक्वल्स टू, तो एफ दे रखा है 0.25 mm, डी भी दे रखा है 2 mm। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन टूल लाइफ इफ स्पीड फीड डेप्थ ऑफ कट आर टुगेदर इंक्रीज बाय 25%। मतलब इसमें आपको दो क्वेश्चन पूछ लिया एंड ऑल्सो इफ दे इंक्रीज इंडिविजुअली बाय 25%, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आपके दो पार्ट में बनेंगे ए और बी। ए में क्या करना है आपको, पहले तो सबसे पहले सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको बी दे रखा है, एफ दे रखा है, डी दे रखा है और एन की वैल्यू ए बी सी सबकी वैल्यू दे रखी है। तो हमारे लिए आसान हो गया ना, क्योंकि देखो सबकी वैल्यू दे रखी है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हमें बताना भूल गया, एफ और डी की जो वैल्यू है ना वो एमएम में दे रखी है, ठीक है, और आपको एमएम में ही वैल्यू पुट करनी है, इसको मीटर में कन्वर्ट मत करना। मैं पीछे बताना भूल गया वहाँ पे, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टाइम पे। ये जो वैल्यू एफ और डी की होगी वो एमएम में ही पुट होगी, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से पुट करना। अब देखो यहाँ से आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब सी की वैल्यू आ गई, अब सबको 25% इंक्रीज करो। मतलब वेलोसिटी कितना था पहले, वेलोसिटी था कहाँ गया 40 मीटर पर मिनट, तो 40 मीटर पर मिनट में 25% ऐड करो प्लस 40 का 25%, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 × 10 यानी कि 50 मीटर पर मिनट। इसी तरह से फीड भी को भी 25% इंक्रीज करो और डेप्थ ऑफ कट को भी 25% इंक्रीज करो। अब देखो कि टूल लाइफ क्या आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये तो ए का पार्ट हो गया। अब बी में क्या करना है, इंडिविजुअली करना है, मतलब बी को कांस्टेंट रखना है, भी को इंक्रीज करना है 25% यानी कि ये 50 मीटर पर मिनट हो जाएगा। फीड और डेप्थ ऑफ कट को सेम रखना है। उसके बाद देखना है कि टूल लाइफ क्या है T1, फिर भी को कांस्टेंट रखो और फीड में इंक्रीज करो 25% और डी को कांस्टेंट रखो। फिर देखो T2 क्या है यानी कि टूल लाइफ क्या आ रही है। उसके बाद भी को और एफ को कांस्टेंट रखो और डी को इंक्रीज करो 25%। उसके बाद देखो T3 क्या आ रही है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आ रहा है। जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू आपकी आ रही है 36.5, ये मैच कर लो। और जो आपकी टाइम की वैल्यू आ रही है, इस केस में जो वेलोसिटी हमने इंक्रीज किया वो आ रही है 10.78 मिनट और जो T2 की वैल्यू आ रही है 21.42 मिनट और इसी तरह T3 की वैल्यू आ रही है 35.85 मिनट। ये आप मैच कर लेना, ठीक है। अगर ये आंसर आ रहा है तो आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। मैं यहाँ से बस एक कंक्लूजन निकल रहा है वो बता रहा हूँ। देखो हमने क्या किया, दोनों को कांस्टेंट रखा, वेलोसिटी को वेरी किया। वेलोसिटी को वेरी करने से हमारा जो टाइम था वो देखो कितना रिड्यूस हो गया। पहले जो टाइम था हमारा 60 मिनट था और अब वेलोसिटी को हमने बस 25% इंक्रीज कर दिया तो टाइम देखो कितना रिड्यूस हो गया, 60 से कहाँ चला गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर फीड को चेंज किया। तो फीड को चेंज किया तो टाइम जो है वो इससे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है लेकिन 60 से कम है। उसके बाद फिर हमने डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज किया 25%, उससे क्या हुआ हमारा 35.85 मिनट आ गया। यानी कि इसको कंपेयर करो 60 से ये कम हुआ है, उसके बाद उससे ज़्यादा कम हो गया और वेलोसिटी में उससे ज़्यादा कम हो गया। यानी कि वेलोसिटी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उसके बाद फीड पे पड़ रहा है, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट से पढ़ रहा है। तो ये हमने जो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था कि वेलोसिटी पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा, देन फीड पे और देन डेप्थ ऑफ कट पे, वो यहाँ पे प्रूफ होता है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल कराया आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से पढ़िए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और अगर किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे न्यूमेरिकल पोस्ट कर सकते हो कमेंट में, मैं उस पर सॉल्व करवा दूंगा। और भी कुछ क्वेश्चन कंप्लीट आपको करवाऊंगा, इसमें 10-12 क्वेश्चन और कंप्लीट कराऊंगा जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी इसमें एक लेक्चर और बाकी इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग, वो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोग जो लोग गेट और ESC का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।